नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुदरत के कहर से मौत का मातम देखने को मिला है। यूपी के कई जिलों में 23 लोगों की मौत हो गई है। देवरिया में 9, अंबेडकर नगर में 3 की मौत हुई है। प्रयागराज में 2 लोगों की जान गई है। फतेहपुर में भी 1 की मौत हो गई है। कुशीनगर में 1, उन्नाव में भी 1 की जान गई है। प्रशासन की तरफ से राहत कार्य जारी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। घायलों को इलाज के लिए भी प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मौसम ने करवट ली है, मानसून आया है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो कहर टूटा है लोगों पर, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में 23 लोगों की जान चली गई है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से। बारिश हो रही है, उसमें आकाशीय बिजली से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में तहसील में बरहज, भाटपा, रानी और साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास की, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, मानसून आया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन इन सब के बीच तमाम लोगों की जान भी चली गई। देखिए, एक तरफ कोरोना की महामारी है, वहीं दूसरी ओर कुदरत का जो कहर है वो टूट पड़ा है। और इसी वजह से पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो पूरे यूपी से अब तक 24 मौतों की खबर आ रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो देवरिया में हुई हैं। देवरिया में 9 कैजुअल्टी खबर है। इसके बाद प्रयागराज में 6 लोगों की मौत की खबर है। बाराबंकी में 2, अंबेडकर नगर में 1, फतेहपुर में 1, उन्नाव में 1, ऐसे करके अगर आंकड़ा पूरे प्रदेश का देखें तो करीब 24 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग ही गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। करीब 46 जानवर ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई। सबसे ज़्यादा जानवरों की मौत कानपुर देहात में हुई है और इसके अलावा कई घर जो है वो इसमें डैमेज हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि देने के साथ साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। लेकिन बेशक बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यूपी में भी अब तक 24 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। शाम तक की रिपोर्ट तो यही कहती है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी है। बारिश की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे शहरवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। धूमनगंज इलाके से लेकर शहर के तमाम इलाकों में इसी तरीके से जलभराव देखने को मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दी है। कल से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और अभी आधे घंटे की बारिश के बाद जिस तरह का यहाँ पर खुशनुमा माहौल हुआ है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और अभी भी हल्की फुहारें यहाँ पर पड़ रही है। रिमझम फुहारों की वजह से लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं और जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से तमाम इलाकों में जलभराव की भी समस्या खड़ी हो गई है। जिस तरह से दावा किया जा रहा था नगर निगम की ओर से कि जो नाले हैं उनकी सफाई के लिए एक बजट दिया गया है, करीब 300 नाले हैं। उन नालों की सफाई के लिए जो बजट था 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार रखा गया था, लेकिन जो बारिश का आलम है, जो छोटी नालियाँ हैं वही नहीं साफ हैं। और इस तरह से यहाँ पर महिला अस्पताल है और उसके सामने गेट पर किस तरह से पानी यहाँ पर लग गया है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पीलीभीत में चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसमें 3 मासूम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक थाना कस्बा पूरनपुर क्षेत्र के गांव बिल्दापुर में चाय पीने के बाद अचानक से पूरा परिवार बेहोश हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आशंका है कि चाय में छिपकली गिर गई थी, जिसके चलते चाय जहरीली हो गई थी। और चलिए आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। यूपी में आज 654 नए केस मिले हैं। राज्य में 20,193 हो गई है मरीजों की संख्या। एक्टिव केस की संख्या 6,463 है। 13,119 मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक 611 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। यूपी बाल संरक्षण आयोग का नोटिस जारी हुआ है। प्रियंका गांधी को यूपी बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी किया है। कानपुर बालिका गृह में
प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया है। 57 बालिकाओं को कोरोना पॉजिटिव बताने का यह पूरा मामला है। 2 लड़कियों को गर्भवती बताने का भी मामला है। प्रियंका गांधी ने कानपुर मामले पर फेसबुक पोस्ट लिखा था। आयोग ने 3 दिन के भीतर प्रियंका से खंडन करने के लिए कहा है। और लखनऊ से अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनामिका, विस्तार से बताइए क्या जानकारी इस नोटिस के बारे में। और देखिए 21 जून का ये मामला है जब कानपुर के एक बालिका गृह से ऐसी खबर आई थी कि वहाँ पर कुछ जो लड़कियाँ रहती हैं उसमें से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के जरिए और फेसबुक की पोस्ट के जरिए कुछ बातें लिखी थी। हालांकि उन्होंने कानपुर की घटना का जिक्र मुजफ्फरपुर बिहार की घटना से भी जोड़ दिया था। इसके बाद से प्रियंका गांधी ने ये भी लिखा था कि इसके बाद 2 बच्चियां जो है वो वहाँ पे गर्भवती निकली हैं, उसमें से एक जो है HIV पॉजिटिव भी है। इस पूरे मामले का यूपी बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि जो 2 लड़कियों की गर्भवती होने की बात की जा रही है वो गर्भवती पहले से ही थी जब वो वहां पे गई थी। इसके अलावा जो HIV पॉजिटिव होने की बात की जा रही है वो भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि जो HIV जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। इसको देखते हुए यूपी बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा है और नोटिस भेज के ये कहा गया है कि वो इस पूरे खबर का खंडन करे। 3 दिन के अंदर खंडन करने के बाद वो आयोग को बताएं और ऐसा ना करने पर उन पर कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो ये यहाँ पर प्रियंका गांधी का फेसबुक पर पोस्ट करना और ट्विटर पर ट्वीट करना नागवार गुजरा है बाल संरक्षण आयोग को और उनसे नोटिस तलब किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है दस्तावेज को आधार बनाकर कि चीन के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। ये ट्वीट आया है अमित मालवीय का। आगे वो लिखते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006 और 2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था। दोनों के बीच समझौता और भी ज़्यादा चौंका सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन ने पूरी यात्रा प्रायोजित की। इसके अलावा अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास ने 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया। इस ट्वीट को करने के लिए अमित मालवीय ने एक दस्तावेज को भी अटैच किया है जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर पार्टी टू पार्टी रिश्ता बनाने की जरूरत ही क्या थी। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने एक MOU किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिसके साइनिंग में राहुल गांधी स्वयं साइन कर रहे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के साथ, और पीछे सोनिया जी खड़ी हैं और अभी वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी भी खड़े हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का MOU किया था। बीजेपी ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी 45 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी के अध्याय पर कांग्रेस को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी पर अब आरोप लगने लगा है कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेरी इमरजेंसी बनाम मेरी इमरजेंसी की बहस छिड़ गई है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस को इमरजेंसी पर पानी पी पी कर कोसती रही है। चुनाव में भी इस मुद्दे ने खासा असर दिखाया है, जिस पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी इमरजेंसी की याद में एक वीडियो जारी कर लोकतंत्र का काला अध्याय बता रही है, जिसकी याद में बीजेपी ने अपने कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी में बीजेपी ने उन नेताओं की तस्वीरों को जगह दी जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन है। उनका त्याग और बलिदान देश कभी भूल नहीं पाएगा। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि एक परिवार के सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगा दी थी। कांग्रेस में अब भी इमरजेंसी वाली मानसिकता है। लाखों लोगों की कोशिशों से ही इमरजेंसी हटी थी।
और आपातकाल को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। एक परिवार की राजनीतिक लिप्सा ने 1975 में आज के दिन लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट आपातकाल थोपकर मां भारती को बेड़ियों में जकड़ दिया था। महामानवों को नमन, जिनके बलिदान ने लोकतंत्र की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर मां भारती को गौरव भूषित किया। योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल होने जा रहे मेगा इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ सवा करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी का हौसला बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और अब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाकर यूपी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रहा है। रिकॉर्ड होगा एक साथ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। सीएम योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में श्रमिक कामगारों की वापसी के साथ ही हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो गया है। विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसके नाते से आज उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने वाला देश का इकलौता और पहला राज्य बना है। निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि जो एक थॉट है भारतीय जनता पार्टी की, उसको चरितार्थ रूप से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित किया है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। योगी सरकार एक के बाद एक लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। पहले मनरेगा के जरिए लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया और अब मेगा शो के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार देना है। जालौन के डकोर ब्लॉक के बरहा गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम कर रहे मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी कल सीधा संवाद करेंगे, जिसके लिए कार्यदायी संस्था गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोर शोर से तैयारी भी कर रही है। वहीं रोजगार मिल जाने से मजदूर काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनका रोजगार छिन गया था, लेकिन अब उन्हें अपने जनपद में ही रोजगार मिल गया है, जिससे वो खुश हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं लॉकडाउन से पहले खरगोन मध्य प्रदेश में काम करता था और लॉकडाउन के बाद जब घर आया तो उसके बाद मैंने यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बड़े बड़े लोग वीडियो